हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक डायपोल की, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने बताया था और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करी थी, ठीक है। और उसमें एक्सियल पोजीशन की हमने बात कर ली थी, ठीक है। मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पॉइंट, ठीक है। तो आज हमारा उसका दूसरा केस है, आज हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये हमारी हेडिंग चल रही है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, है ना। पहला था एक्सियल पोजीशन, दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन और तीसरा है जनरल पॉइंट। तो पहला हम बात कर चुके इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम दूसरा केस की बात कर रहे हैं, कौन सा? इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन को ही एक और नाम है, इसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन भी इसको बोला जाता है ना। तो देखते हैं, जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। और इसकी लेंथ कितनी हम मानते थे? 2L मानते थे। और इस डायपोल का मिड पॉइंट M है और इस डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होता है और वो हमने माना कि P है, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट M से R डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन में, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबार्धक हिंदी बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर हम कोई पॉइंट लें तो वो पॉइंट क्या होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो देखो यही तो होगा, इसके ऊपर ले लो पॉइंट, यहाँ इसमें ना। तो ये मान लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में R डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P। नीचे भी ले सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लेना है तो ऊपर ले लो, इधर नीचे ले लो, है ना। अच्छा, इधर सामने भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ज़रा समझना क्या। अगर हम तुमसे कहें कि ये हमारे पास एक डायपोल है या कोई एक लाइन है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाओ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ये देखो, ये वाली लाइन, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ये ऐसे बहुत सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएंगे। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमें वो दिखाया जो इस बोर्ड के प्लेन पर है, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब कोई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही नहीं होगा, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और इन पर, इन्हीं बाइसेक्टर पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट जो होगा वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। और अगर हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो देखते हैं कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके मिड पॉइंट M से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड देयर इज अ पॉइंट P फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल इन द इक्वेटोरियल पोजीशन एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो निकालते हैं। अच्छा, हमने बताया था कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, है ना। फिर देखते हैं उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इस पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखें तो एक टेस्ट चार्ज हमने प्लस Q0 रख देंगे, ठीक है। अब देखो ये B वाला चार्ज मतलब प्लस Q चार्ज, इसको क्या करेगा? रेपल करेगा। तो जो B वाला चार्ज है वो इस पर फोर्स कहाँ? इधर ही तो लगाएगा, ऐसे, है ना। जबकि A वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा? नीचे लगाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस B वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस तरह से होगी, ऐसे ये होगी, ये, ठीक है। और इस A वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे होगी? इधर होगी, है ना, ऐसे। ये एक्चुअली हमारा क्या होगा? ये होगा EB और ये क्या होगा? EA, है ना। EB क्या है? EB है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज।
और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट पी। ठीक है, ठीक। तो अब ये हमारे पास एक्चुअली दो वेक्टर आ गए ना, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना होता। अच्छा, ये अगर वोल्टेज होता या पोटेंशियल बोले तो होता तो हम सिंपली इनको ऐड कर देते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनको हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, है ना। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली वो ऐड हो जाते हैं, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर होते हैं तो अपन हमारे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 11 में पढ़ा जाता है फॉर्मूला। जैसे मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम बना दे। इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज। और इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रिजल्टेंट बराबर आर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और फिर आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, आर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, है ना। ये बताया जाता है 11th में, ये फॉर्मूला होता है ना। तो दो वेक्टर को ऐड करने के हमने बताया था कि बेसिकली 4 मेथड होते हैं, एक ट्रायंगल मेथड, एक पैरेललोग्राम मेथड, है ना, और एक होता है पॉलीगॉन मेथड और एक होता है कंपोनेंट मेथड। इन दो नीचे वाले दो मेथड्स हैं वो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होते हैं 2 से ज़्यादा वेक्टर के लिए, और ये 2 वेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो खैर हमारे पास यहाँ पर 2 ही वेक्टर हैं, ए और ए बी, और इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो हम यही लगा दें, पैरेललोग्राम वाला मेथड लगा दें, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। हाँ, इसको कंपोनेंट से भी कर सकते हो, किसी किसी बुक में इसको कंपोनेंट से किया गया। ठीक है, लेकिन अगर हमको ये थोड़ा सिंपल लगता है, इसमें सिंपलिसिटी है, इसमें सिंपल है, इसमें कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा, तो हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, एक्चुअली हम ई ए निकालें और ई बी निकालें और उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकाल दें इस फॉर्मूले से, बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो ई ए निकालते हैं और ई बी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ई ए है क्या, ये है माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ये लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हाँ, इसको हमने क्या माना, ई ए। तो ये ई ए बराबर देखो भाई, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वो पॉइंट चार्ज होता है और आर होता है उस पॉइंट चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, है ना। तो जो ये देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस क्यू चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट तक, मतलब हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस है कितनी, इसको निकाल लो। ये मिड पॉइंट है तो ये एल है और ये भी एल है और ये आर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल 90 है। ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज़ करोगे तो हम इसको निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ऐसे इसको निकालोगे, इसको, तो ये भी वही है बिल्कुल। देखो भाई, ये भी L है और ये भी R है, तो इस वाले ट्रायंगल में भी अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो ये भी वही निकल के आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सेम यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखें, E का फॉर्मूला यहाँ हम क्या रखना है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह ये रखा जाएगा, है ना। इस माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे तो इसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ठीक, ये आ गया हमारे पास कितना, ई ए आ गया, वो भी क्या, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब निकालते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। इसको हम ई बी लिख रहे हैं, तो ई बी बराबर क्या आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू तो सेम है दोनों में चार्ज, और अपन आर भी तो सेम है, ये और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो अंडर रूट के अंदर आ गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर कर दो, है ना, क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा ई ए निकल आया और ये हमारा ई बी निकल आया। अच्छा, खास बात ये है यहाँ पर देखो ई और ई बी बराबर आ रहे हैं, है ना। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेयर, यहाँ पर क्या है, ई ए जो है वो बराबर है किसके, ई बी के,
और किसके बराबर है 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट क्यू अपॉन अंडर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा ना, तो L² प्लस R² इसके ये बराबर है। ठीक है, ये भी आ गया, EB भी आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इन दो, अब हम लोग को वैल्यू रख देनी है और आंसर आ जाएगा ना। R बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल। अब जरा एंगल तो पता करो भाई, ये पता हो गया, AB पता हो गया और एंगल और पता कर लो, फिर सॉल्व कर लो, है ना। एंगल देखो क्या करते हैं, हमने इस एंगल को थीटा मान लिया है, मान लिया तो मान लिया। अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांगसम हैं। भाई देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये साइड बराबर है, ये मिड पॉइंट है ना, ये एंगल बराबर है और ये साइड तो दोनों में आ रही है। तो अगर किसी दो ट्रायंगल्स में दो साइड एक एंगल बराबर हो जाता है, या फिर दो एंगल एक साइड बराबर हो जाता है, या फिर तीनों साइड्स बराबर हो जाती हैं, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में हर एक एंगल और हर एक साइड बराबर होती है। इसका मतलब अगर इसको हमने थीटा माना तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक काम और, तो ये मिड पॉइंट है, सॉरी ये P पॉइंट है। अब इस P पॉइंट से हमने क्या किया, इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है अपने आप खुद से। ठीक है, हमने P से क्या किया, AB के पैरेलल, मतलब डायपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग एंगल है भाई। अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ये लाइन काटे तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिंग एंगल होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, ये और ये लाइन पैरेलल है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण है ना। तो ये है ना, जैसे अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ये लाइन कोई इस तरह से काटे तो ये और ये एंगल बराबर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये ऑल्टरनेटिंग एंगल है। इस तरह से अगर हम तुमसे अब कहें कि बताओ EA और EB के बीच का एंगल कितना है, तो देख लो भाई EA ये है और EB ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो पूरा कितना हो गया 2 थीटा। तो एंगल बिटवीन EA एंड EB क्या हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, तो हम कहें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं E बराबर होता है, फॉर्मूला वही वाला, अंडर रूट के अंदर क्या करोगे EA² और प्लस का EB² और प्लस का 2EA इंटू EB cos थीटा। थीटा की जगह क्या रखें 2 थीटा, भाई एंगल दोनों के बीच में कितना है 2 थीटा है, तो यहाँ क्या रखा जाएगा cos 2 थीटा रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा एक बात और, यहाँ पर EA और EB बराबर है ना दोनों, अगर EA और EB बराबर है तो चाहे तो EB की जगह EA रख दो और चाहे तो EA की जगह EB रख दो, चाहे EB की जगह EA रख दो। चलो हम EB की जगह EA रख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, E बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर, देखो EB की जगह EA रख दो तो ये EA² प्लस EA² हो जाएगा 2EA², है ना, और ये 2EA इंटू 2EA तो ये 2EA² हो जाएगा। देखो क्या आएगा, तो एक्चुअली हो जाएगा 2EA² और प्लस जो लिखा था ये 2EA² और cos 2 थीटा। ठीक है, देख लो ये तो आएगा। ठीक, अच्छा ठीक, अब कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। E बराबर देखो 2 अंडर रूट के अंदर है, क्या कॉमन देखो जरा, 2EA² तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा बच गया, है ना। अच्छा ठीक, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो जिससे 1 कट जाए, तो फॉर्मूला पता ही हुआ 2 cos² थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, E बराबर अंडर रूट के अंदर 2EA² और ये आया 1 प्लस 2 cos² थीटा माइनस 1 से 1 कट गया, देखो आ गया 2 दूनी 4 EA² cos² थीटा आएगा। जब इस सबको रूट से बाहर निकालोगे तो 4 से 2 बाहर आएगा, EA² से EA बाहर आएगा और cos² थीटा से cos थीटा आ जाएगा। तो मतलब E बराबर कितना आएगा एक्चुअली में 2EA cos थीटा आएगा। ठीक है, इतना आएगा।
ठीक है, अब ई ए की वैल्यू रख दो और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, बस सॉल्व कर दो, हो जाएगा। ई ए की वैल्यू देखो, अरे जो ई ए की है वही ई बी की है, दोनों बराबर है। तो देखो ई बराबर आया 2 इंटू ई ए की और ई बी की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन यहाँ रखोगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ई ए की वैल्यू हो गई। और कॉस थीटा की वैल्यू जब देखो इस ट्रायंगल से देख लो, ये ट्रायंगल है, इसमें अगर कॉस थीटा की वैल्यू को देखो तो जरा देखो क्या आएगा, चाहे किसी में देख लो, इसी ट्रायंगल में देख लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। बेस है एल और हाइपोटेनस है ये, है ना, आधार बटे कर्ण, तो एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो आएगा। तो इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू रख दो कितनी, एल अपॉन अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा देखो ऊपर लिखा है 2QL, 2QL को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं P बराबर क्या होता है 2QL और P होता है डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, ये डायपोल की अपनी प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, तो इसको तो P लिख दो। अच्छा ये लिखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये पावर 1 लिखा है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो देखो क्या आएगा, ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखा है, लिखा रहने दो, और 2QL की जगह P लिख दिया अपॉन ये लिख दो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। भाई पावर एक ही है और आधी है, एक और आधा 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3 का आधा बोले तो 3/2, है ना। तो 1 और हाफ जोड़ोगे तो पावर 3/2 हो गई, ये हो गया। ठीक है, अब फिर वही बात देखो, ये डायपोल, यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L है डायपोल की आधी लेंथ, है ना, 2L पूरी लेंथ होती है। तो डायपोल बहुत छोटा होता है भाई, जैसे हमने बताया था NaCl HCl, है ना, पानी, इनके जो मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल का काम करते हैं। अब इस HCl का एक मॉलिक्यूल तो दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है। ठीक है, तो डायपोल की जो लेंथ है एक्चुअली 2L बहुत छोटी होती है, हमने समझने के लिए इतना बड़ा दिखा दिया वो बात अलग है, लेकिन रियल में ये 2L बहुत छोटा होता है। और R तो हम कहीं भी कितनी भी दूर ले सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि L बहुत छोटा नंबर है, और L का स्क्वायर कर दिया तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि L तो बहुत छोटा ना, 1 से छोटा है, और 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो संख्या घट जाती है। तो L स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, और उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, है ना। तो वही बात हो गई, जैसे हमने बताया था कि किसी के पास 4 लाख रुपए और 2 रुपये और हो, तो 4 लाख के कंपैरिजन में वो 2 रुपये को नेगलेक्ट कर देगा, है ना। तो यही चीज़ समझ लो कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है और एल स्क्वायर बहुत छोटा है। अब आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है ना, ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कहें कि ऐसे ही समझने के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू मान लो 413 है ना, ऐसे ही फर्जी का एग्जांपल ले रहे हैं, और एल स्क्वायर की वैल्यू मान लो 0.0000021 या 23 कुछ भी मान लो, तो हम तो कहें भैया इसको स्क्वायर करो, और तुम खुद ही कहोगे अरे यार इसको क्या ऐड किया जाए, है ना, क्योंकि तो हटाई दो, पॉइंट के इतने डिजिट तक 0 ही आ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हटाई दो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि एल स्क्वायर एक्चुअली बहुत छोटा होता है आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो इसको हटा देते हैं। तो एल स्क्वायर को जब हटा देंगे तो बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, आर क्या बचेगा यहाँ पे, R³ बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो देखो E बराबर क्या आया, E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आया P/R³, ये आ गया, बस यही हमें लाना था। तो ये आ गया हमारा कि अगर कोई डायपोल है, उस डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ होती है, जहाँ P क्या है, P उस डायपोल की अपनी प्रॉपर्टी है, P डायपोल का डायपोल मोमेंट है, और R है उस डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस, जो पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में कहीं पर है। ठीक है, अच्छा ये हमने निकाला। अच्छा इसके पहले वाले में हमने निकाला था क्या, इसके पहले वाले में हमने एक्सियल पोजीशन में निकाला था, वो कितना आया था, वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ आया था, और यहाँ कितना आया P/R³ आया, है ना। इसका मतलब वो डबल था, है ना। तो ये बात याद रखने वाली है कि एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन की डबल होती है। हाँ ठीक है, इसे समझने के लिए याद रखना है इसको कि जो E की वैल्यू होती है ना,
ई की वैल्यू डायपोल के कारण बराबर डिस्टेंस पर, ठीक है, वो एक्सियल पोजीशन में जो होती है, एक्सियल पोजीशन में जो होती है वो डबल होती है किसकी, इक्वेटोरियल पोजीशन की, है ना, 2 इंटू ई, यहाँ लिख दो इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेटोरियल, यहाँ लिख दो एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डबल होती है इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डिस्टेंस पर, है ना, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। खैर हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है ना, ये जो ई की वैल्यू निकली है, ई बराबर 1/4πε0 P/r³ निकला है, ये ई का मैग्नीट्यूड है। ई में तो डायरेक्शन भी होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो हमें इस ई की डायरेक्शन भी बतानी चाहिए, तभी हमारी बात पूरी होगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल मैग्नीट्यूड बताया है ना, अब इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, ठीक, देखते हैं। तो भाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो जरा क्या करते हैं, है ना, ये आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा हम ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम डायरेक्शन की, ठीक है, डायग्राम में देखो जरा ध्यान से, डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम को हम देखते हैं भाई, ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में हमारे पास एक्चुअली ये है और ये भी ई भी है, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो है ई, ठीक। तो अब इनका रिजल्टेंट है कहाँ इस डायग्राम में, अगर कोई कहे दिखाओ तो कहाँ दिखाओगे, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, पैरेललोग्राम वाला मेथड यूज़ किया है, और पैरेललोग्राम वाले मेथड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, वो जो डायपोल वो जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है। देखो भाई, ये अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचो, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचो, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और ये जो डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट होता है ना, हाँ, ये रिजल्टेंट होता है। अब अगर तुमसे कहा जाए ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर भी जरा वो बनाओ, जरा इस पैरेललोग्राम मेथड को बनाओ जरा, है ना, पैरेललोग्राम बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को बना दिए जाते हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनाए, दोनों हमने वेक्टर को बना दिया, फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, दूसरे वेक्टर से पहले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दी, फिर पहले वेक्टर के एंड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी वही काम करो जरा भाई, देखो ये है हमारा ई बी वैक्टर और ये है हमारा ई ए वैक्टर। क्या करो, ई ए के एंड से ई बी के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ये लो खींच दी, ठीक है, और ई बी के एंड से ई ए के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ये लो खींच दी, ठीक है, ये बन गई लाइन, देखो ये देखो इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है ना, यही डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और हमने इसको क्या माना है, ई माना है, ठीक है। हाँ, अब ये एंगल बराबर होगा, ये थीटा थीटा बराबर कैसे होगा, देखो समझना बात को भाई। इस डायग्राम से तो हमें ये समझ में आ रहा है, जो रिजल्टेंट होता है ना वो उस तरफ झुकता है जो वेक्टर बड़ा होता है। जरा देखो, इसमें ए वेक्टर बड़ा है और बी वेक्टर छोटा है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ थोड़ा गया है, ए की तरफ गया है। अगर इसी में हम कहते कि बी वेक्टर बड़ा होता और ए वेक्टर छोटा होता, अब अगर तुमसे कहते कि इसका रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ चला जाता, ए वेक्टर की, तो रिजल्टेंट बी वेक्टर की तरफ चला जाता है ना। ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। देखो, जो वेक्टर बड़ा होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो ना, यहाँ पर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट जो है उसकी तरफ है थोड़ा झुका हुआ, मतलब ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर बी वेक्टर बड़ा है तो इसका मतलब ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है ना। अगर ये दोनों बराबर हो जाते, अगर ई ए और ई बी बराबर हो जाते, तो फिर बताओ क्या ये एंगल बराबर नहीं हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगा भाई। जो वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट थोड़ा उसकी तरफ जाता है, लेकिन अगर दोनों वेक्टर बराबरी हो गए तो रिजल्टेंट तो बिल्कुल बीचों बीच से चला जाएगा ना। हाँ, तो वही बात है यहाँ पर कि अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाते, ई ए और ई बी अगर बराबर हो जाते, तो जो रिजल्टेंट होता ना वो इनके बीचों बीच से जाता। ठीक है, ये देख लो भाई, अगर ये दोनों वेक्टर को हम कहें बिल्कुल बराबर बना दें, तो जो इनका रिजल्टेंट जाएगा ना, ये जो इनका रिजल्टेंट जाएगा वो इनके बीचों बीच से जाएगा, और ये एंगल दोनों सेम होंगे, बिल्कुल बराबर एंगल होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ ये बात यहाँ भी तो सही है भाई। देखो ए और ए बी बराबर है, अरे अभी निकाला था, देखो ए और ए बी बराबर आए थे 1/4πε0 क्यू अपन आया था अंडर रूट के अंदर r² + l² का होल स्क्वायर, है ना, अभी निकाला था, इसके पहले देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ ए और ए भी बराबर है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट ई होगा वो दोनों के साथ बराबर एंगल बनाएगा, या बोले तो दोनों के बीच से जाएगा, है ना। और अगर दोनों के बीच से जाएगा, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, है ना। जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर रिजल्टेंट होगा। बता चुके भाई, हमने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी तभी तो ये एंगल दोनों थीटा बराबर आए थे। हाँ, आए थे ना, कि अगर ये हमने कहा था ये लाइन पैरेलल है तो फिर इसको हमने थीटा माना था, तो ये भी थीटा हो गया था, और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये थीटा होगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया था, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो ये कब हुआ था, जब ये लाइन पैरेलल थी, उस समय दोनों एंगल बराबर आए थे। ठीक, अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों एंगल बराबर आ गए तो ये लाइन पैरेलल होगी। इसका मतलब ये रिजल्टेंट वाली जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो वही होगी जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ठीक, तो एक्चुअली यही हमारी डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो डायरेक्शन बोलोगे क्या, डायरेक्शन लिखोगे क्या, डायरेक्शन क्या है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पर पहली बात तो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस डायपोल के, और दूसरी बात प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ, है ना, प्लस क्यू चार्ज से माइनस, देखो इस तरफ है ना डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन यहाँ पे आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या आई है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और डायरेक्शन की अगर बात करो तो डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, समांतर, पैरेलल टू द डायपोल, उस डायपोल के पैरेलल, है ना, या एक्सिस से बोल दो, इस डायपोल की एक्सिस के पैरेलल, टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल एक ही बात है ना, क्या डायपोल बोल, एंड एक बात और लिखना पड़ेगा, एंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, है ना, ये बात बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, और पैरेलल, किसके पैरेलल, इस डायपोल की एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं भाई, जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसकी डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू आई है, और पैरेलल है, तो मतलब उल्टा पैरेलल है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको एक तरह से लिख सकते हैं एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल होती है उस पॉइंट पर, किसके एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, जबकि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हमने, और इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल पॉइंट की, कि मतलब हम पॉइंट यहाँ कहीं पर भी ले लेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।